हेलो स्टूडेंट्स, देखो आ चुकी है स्टेट्स ऑफ मैटर की 25 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज़। ठीक, तो देखो इसमें मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ कुछ नए तरीके से। इस बार 5 क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट ऑप्शन के, 5 क्वेश्चंस मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन और 3 क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चंस, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव 3 क्वेश्चंस। ठीक, इसके बाद 5 क्वेश्चन इंटीजर वैल्यू टाइप, 2 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस 5 क्वेश्चंस। टोटल होते हैं 25 बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक, तो देखो अगर मैं तुमसे बात करूं कि इस चैप्टर में हमने मतलब देखो पहले लेक्चर में बेसिक्स देखे थे, फिर उसके बाद हमने इसकी टर्म्स वगैरह मतलब गैस लॉज, ठीक है, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट कैसे एक दूसरे से डिफर होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी गैस लॉज कवर किए थे हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्थ में डेंसिटी, मोलर मास, पार्शियल प्रेशर वगैरह कवर किया था। फिफ्थ में काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, और जितना भी बचा था वो 6 में कर दिया था। और 7th में वेसल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि मतलब वेसल कितने तरीके की हो सकती है। ठीक, और हाँ एक क्वेश्चन, एक बोनस क्वेश्चन है इनसे अलग सभी से, जो कि बोर्ड वालों के लिए है। ठीक, काफ़ी सही क्वेश्चन है, अगर तुम पे आता है तुम कर सकते हो अगर उसे, तो तुम्हारा बोर्ड जो है मतलब सॉलिड स्टेट का सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर में तुम्हारा 11th काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब ये चैप्टर ऐसा मानो कि तुम्हारा हो गया। ठीक, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक, द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस लॉज ओवर अ वाइड रेंज और अ प्रेशर इज ऑफ अ प्रेशर इज। तो बताने कि कहाँ पे किस टेम्परेचर की रेंज में आके आइडियल गैस रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को मानना शुरू कर देती हैं। ठीक, तो सिंपल है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो ग्राफ होता है इसका, ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं। कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, जैसे ये होता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, और तुम जानते हो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो मतलब ये जो बात होंगी वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है ना। इधर जैसे बढ़ते जाएंगे हम, इधर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, है ना, टेम्परेचर। तो यहाँ पे आके क्या होता है कि यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं होता है जितना यहाँ पे। सपोज़ ये रियल गैस का है, रियल गैस का वो है स्लोप, और ये आइडियल गैस का है, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। अगर तुम v की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इतना डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे आके कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं होता, मतलब बहुत कम के बराबर डिफरेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ पे आके जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब जाके रियल गैसेज जो होती हैं वो आइडियल गैस के लॉज को फॉलो करना शुरू कर देती हैं। और जो वो पॉइंट होता है, जो जहाँ पे ये एक दूसरे से, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं बॉयल पॉइंट या बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन बोलते हैं द इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन, इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन, ठीक, आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोजन इज। तो हमें बताना है कि हाइड्रोजन कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमें बताना है इसको, है ना। तो देखो पहला चीज़ यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि मीथेन गैस है और दूसरा हाइड्रोजन गैस है, दोनों एक एम्प्टी कंटेनर में रखे गए थे जिसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से आगे क्या हुआ कि उसने पूछ लिया हमसे उसका फ्रैक्शन। तो हमें पता है अगर हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लें उसका, तो हम ये निकाल सकते हैं, है ना। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, या इसका प्रेशर फ्रैक्शन निकालें हम हाइड्रोजन के लिए, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रेशर। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज द प्रेशर टोटल। ठीक है, ये था हमारा टोटल प्रेशर। इसके बाद अगर तुम्हें हाइड्रोजन का निकालना है ना, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू RT/V, है ना, और SI इसका, ठीक, फिर SI इसका। ठीक, तो यहाँ से अगर तुम H2 का मोल फ्रैक्शन निकालोगे, है ना, X वाला वैल्यू, है ना, X वाला वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से अगर तुम पहले मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, तो हाइड्रोजन का अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालने की बात करूँ तो पहला हमारे पास हाइड्रोजन का कोई वेट होगा, सपोज उसका वेट था W। ठीक है, तो मोल्स होते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। हाइड्रोजन इसमें है H2 वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे टोटल मोल्स। ठीक है,
टोटल मोल्स कितने रहे होंगे, मीथेन के मोल्स, ठीक है, और हाइड्रोजन के मोल्स, ठीक, हाइड्रोजन के मोल्स और मीथेन के मोल्स, ठीक है। तो इनके लिए सपोज गिवन वेट था कुछ, ठीक है, मीथेन के लिए डिवाइडेड बाय उसका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने, कार्बन का कितना होता है 12 एंड हाइड्रोजन कितने इसमें 4, दैट इज टोटल 16 है ना, टोटल जो है वो आया 16, ठीक, डिवाइडेड बाय 16 प्लस W/2, जो यहाँ से ये आएगा 8 डिवाइडेड बाय 9, और ये किसकी वैल्यू है, ये है मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, ये किसकी वैल्यू, मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अभी इस मोल फ्रैक्शन को तुम्हें पुट करना है हाइड्रोजन वाले के लिए। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन से अगर तुम्हें निकालना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोजन, है ना, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोजन, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोजन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। और यहाँ से जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू भी 8 डिवाइडेड बाय 9 आएगी, ठीक है, इज दैट क्लियर। और अगर तुम्हें कोई डाउट है तो पहले खुद से करो, और वे फिर अगर तुम्हें फिर भी नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स पे तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, इट्स अ सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर अगला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और इसका अगला है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिवाइडेड बाय 1 है ना, 1 डिवाइडेड बाय है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो इनमें से कौन सा होगा रेट डिफ्यूजन, तो रेट डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है। कैसे रेट डिफ्यूजन, तो रेट डिफ्यूजन के बारे में अगर तुम्हें याद है कि हमने वो निकाला था एवरेज स्पीड है ना, अगर तुम देखो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर तुम बात करते हो रेट निकालने का, तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, रेट ऑफ 1, ठीक है, पहली कोई गैस, ठीक है, रेट ऑफ 2 अनदर गैस, है ना, ठीक, जो कि क्या आता है अंडर रूट डिवाइडेड बाय डिफ्यूजन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय डिफ्यूजन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डिफ्यूजन ऑफ 1, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1, ये किसके इक्वल है, रेट के, है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन के इक्वल है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। और अगर तुम इसको m1 और m2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा, है ना, m1 डिवाइडेड बाय m2 अगर तुम करोगे इसे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा, और जिससे ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन है द एवरेज स्पीड या वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री C is 0.3 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी एट 9 to 7 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो पहले से वो दिया गया है टेम्परेचर आइडियल गैस का, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, उसके जस्ट बाद जो उसका वेलोसिटी है उस टाइम पे उसका वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकेंड, मॉलिक्यूल्स का एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। देन द वेलोसिटी बताना है अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 927 डिग्री सेल्सियस 9 to 7 डिग्री सेल्सियस अगर कर दिया जाए तो कितना होगा, ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे ये पेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो पेज का बैकग्राउंड में दिख रहा है तुम्हें, है ना, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अगर टेम्परेचर था हमारा पहला वो था 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, दूसरा जो टेम्परेचर था वो था 927 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये है टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2, ठीक, ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं, और वेलोसिटी 1 जो दिया गया है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से अगर टेम्परेचर 1 को तुम केल्विन में चेंज करोगे तो केल्विन में चेंज करते ही ये कितना हो जाएगा 27 + 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक। और जो दूसरा वाला है वो कितना हो जाएगा 927 + 273 जो कि हो जाएगा 1200 केल्विन के, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2 केल्विन में चेंज किया। अभी चेंज करने के बाद हम इसको पुट करेंगे किस में, वेलोसिटीज़ का एवरेज अगर हम निकाले, है ना, ठीक है, जो कि आएगा या एनर्जी ऑफ द एवरेज वेलोसिटी 1 वाला
एंड द एनर्जी एवरेज वेलोसिटी 2, जिसके लिए ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर 1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 2। और यहाँ से अभी हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी, है ना, इसी की वैल्यू हमें चाहिए, है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ 2 हमें चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 1200 इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी 2। ठीक, तो यहाँ से ये क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 0.3, और यहाँ से एवरेज वेलोसिटी 2। अभी यहाँ से अगर तुम इसे कैलकुलेट करते हो तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0.3, और यहाँ से अगर तुम ये कैलकुलेट करोगे एवरेज वेलोसिटी 2, तो ये आएगा कितना, 0.6। इज दैट क्लियर, 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड का अगर कोई है यहाँ पे तो वो हाथ खड़ा कर सकता है, हाँ है, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन बोलता है व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। देखो वाटर की जो, फिर से मैं वही पेपर यूज़ करूँगा, ड्यू टू स्पेस। देखो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर, ओपन कंटेनर है, ठीक है, एग्जांपल के लिए अच्छा है, ठीक है। नीचे से तुम इसको, ये तुम्हारा है फ्लेम, ठीक है, जिससे तुम इसको हीट प्रोवाइड कराओगे, आग जलाओगे, है ना। अभी पहले इसको बंद करके रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाटर। ठीक, सोचो इसका टेम्परेचर जो है अभी जब बंद है, जब है इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल, मतलब ठीक है, ज़्यादा नहीं है ना। ठीक है, अभी इसको फ्लेम ऑफ है, इसको तुम ले जाकर पहले फ्रीज़र में रख दो, ठीक है, यहाँ पे ले जाके इसको फ्रीज़र में रखा, फ्रीज़र में इसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया, 27 से डिक्रीज़ किया और 0 पे ले गए, ये क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया, है ना, अगर इसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया तो इसकी सरफेस टेंशन, मतलब जो सरफेस टेंशन क्या होती है कि जो ऊपर, जो इसके ऊपर ये जो है ऊपर वाली लेयर, ठीक है, इसके ऊपर से एटमॉस्फेयर इस सरफेस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, वो टेंशन। ठीक है, जब यहाँ पे ये पूरा बर्फ़ में बदल गया तो ये सॉलिड लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे जो क्या हो, यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। ठीक, लेकिन अभी इसे फ्लेम को ऑन कर दो, ठीक है, फ्लेम ऑन, 27 से सपोज ये 100 डिग्री सी गया, डिग्री सी। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो सरफेस टेंशन है ये उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पानी में, मतलब बबूले से बनेंगे ना, जो भी बोलो तुम उसको, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये फिक्स उसमें नहीं रहेगा, है ना, कहीं से नॉर्मल अगर वो नहीं ले सकते, ठीक है तुम। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ सरफेस टेंशन इसलिए डिक्रीज हुआ क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी जिससे वो मूव कर रहे थे इधर उधर, वो अब इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, उनके पास अब जो एनर्जी है वो हाई एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से अगर मैं बोलूँ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच की, जिससे क्या होगा कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन बोलता है व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन नो कूलिंग अकर्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स। वहाँ पे मतलब अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन में जब आइडियल गैस को हम पुट करते हैं तब वहाँ पे कूलिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि द मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सेलेक्ट करना है अब हमें, ऑप्शन ए बोलता है आर अबव द इन्वर्जन टेम्परेचर, ऑप्शन बी एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव गैस या अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, वहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी डू वर्क इक्वल टू लूज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी कॉलॉइड विद लूज ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी। हाउ? यहाँ पे देखो, अगर अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन है तो सिंपल है कि वहाँ पे कोई कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस
काम नहीं करेंगी। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू टीयर अपार्ट द मॉलिक्यूल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज इन आइडियल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेज जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वैन डर वाल, लैंडन फोर्सेज जो भी हैं, जितने भी हैं, वो यहाँ पे वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, कूलिंग नहीं होगी। ठीक है, इस एक्सपेंशन में, किसमें, अनरिस्ट्रेंड में। जब हम आइडियल गैस को अनरिस्ट्रेंड एक्सपेंशन में पुट करते हैं या वहाँ पे हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेके जाते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे इसको कूल नहीं कर सकते, नो कूलिंग, बिकॉज ऑफ वहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हो सके या रुक सके, तो वहाँ पे कूलिंग नहीं होगी। ठीक है, और क्वेश्चन बी, इफ़ अ गैस इज एक्सपेंडेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है, जब उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। सपोज टेम्परेचर है 27 डिग्री सी, ये एक कंटेनर है, इसमें कोई गैस भरी हुई थी। ठीक है, अब तुम्हें उस गैस को एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड मतलब फैलाना है। ठीक है, तो फैलेगा कब, जब या तो उसका प्रेशर ज़्यादा, सॉरी ऑप्शन देखते पहले। ठीक है, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेज, ऑप्शन ए प्रेशर डिक्रीज हो, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स सेम रहे। ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज इंक्रीजेज। तो पहला बोलते हैं कि अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एक्सपेंड कर सकती है, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहे तब एक्सपेंड कर सकती है, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज कर जाए, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा लॉ है, प्रेशर यहाँ पे है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, पी डायरेक्ट पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यहाँ से क्या आता है, पी वी इक्वल्स टू के, कॉन्स्टेंट आके आता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम देखो कि वॉल्यूम हमारा एक्सपेंड कर रहा है ना, उसने बोला कि द गैस इज एक्सपेंडेड, गैस का कोई खुद का वॉल्यूम है नहीं, लेकिन वो एक्सपेंड कर रहा है किसकी वजह से, कि जो जिस भी कंटेनर में है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, सिंपल ऑप्शन ए। पर लेकिन क्या है, ये मल्टीपल। ठीक है, पहले वाले में देखो, पहले वाले में बाकी कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो उसमें तो मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। फिर दूसरा, अगर हमने ये किया, ये सब अगर हम ये परफॉर्म करते हैं, एट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम, अगर सेम रहेगी और तब हम ये करते हैं, तब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, क्यों, अगर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी नहीं दी जा रही है ना, अलग से कोई इनको एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराई गई है ना, नहीं प्रोवाइड कराई गई। इसका मतलब कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं हो सकती, ना ही डिक्रीज होगी ना ही इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पहले ही पता लग जाना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम। ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू, और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा मुझे कि ट्रू है, बाकी तुम देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, इक्वल वेट ऑफ ईथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्सड इन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रिक्शन ऑफ अ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोजन। पिछला जो क्वेश्चन किया था डिक्टो ऐसा ही है, मुझे लग रहा है छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला कि ईथेन है इस बार और साथ में हाइड्रोजन, दोनों के दोनों एक एम्प्टी कंटेनर में रखे गए 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर 1 जो है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 प्लस 273 जो कि आएगा हमारा कितना, अगर उसका टेम्परेचर हम बताएं तो ये टेम्परेचर हुआ हमारा केल्विन में 538,298 केल्विन है ना। ठीक, तो फ्रैक्शन बताना है हमें ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन से ही क्या करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, जिससे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का जो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर है, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 गैस। ठीक, तो उसका कोई वेट होगा। ठीक है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय 2 मॉलिकुलर वेट, जो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, सेम एज नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मोल फ्रैक्शन जब निकालते हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स है ना, ये होता है ना, सेम यहाँ पे भी है।
तो अभी टोटल मोल्स, ईथेन के मोल्स कैलकुलेट करेंगे पहले हम। तो ईथेन के अगर तुम मोल कैलकुलेट करो तो वो होता है C2H6 है ना, ईथेन है ना, ठीक। तो यहाँ पे 24 + 6 दैट इज 30, ठीक है। 24 कार्बन का मतलब 12 × 2 24, ठीक, इंटू +6 हाइड्रोजन। तो यहाँ से W/30 + W/2, ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अभी यहाँ से जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो जो आएगा यहाँ से W जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद यहाँ से जो वैल्यू आएगी 30 / 32 जो कि है 15/16, ये है इसका मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन ही देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो फोर्थ क्वेश्चन, टू डिस्क्राइब अ लिक्विड यू कुड से, लिक्विड को डिस्क्राइब करो जैसे तुम, मतलब डिस्क्राइब करो जैसे तुम लिक्विड कह सको, है ना। तो ऑप्शन ए बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर, है ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक। ऑप्शन बी द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर इन मोशन। ऑप्शन सी द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर एबल टू मूव पास्ट वन अनदर। अ लिक्विड, ऑप्शन डी, अ लिक्विड हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस, ठीक है। तो देखो लिक्विड की क्वालिटीज़ क्या होती है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं और अट्रैक्टेड होते हैं, उनमें फोर्सेज होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वैन डर वाल्स फोर्सेज, ये वर्क करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज ट्रू, वो मूव करते हैं, ठीक है, उनमें स्पेस होता है, ठीक है। लिक्विड जो होता है फ्रीली मूव कर सकते हैं उसके पार्टिकल्स, लेकिन इतना नहीं करते हैं, लेकिन मोशन में वो होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन सी द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर एबल टू मूव पास्ट वन अनदर, या इट्स ऑल्सो ट्रू। एंड द लास्ट ऑप्शन, अ लिक्विड हैज़ मास, या लिक्विड के पास मास होता है, इतना ट्रू। एंड टेक अप स्पेस, हाँ इसमें स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, टेक्स अप स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये रह गया, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, चारों के चारों ट्रू हैं, ठीक है। मल्टीपल ऐसा भी आ सकता है जिसके चारों के चारों ट्रू हों, और काफ़ी सही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू डिस्क्राइब अ गैस यू कुड से, to describe a gas you could say, option A the particles are very attracted to each other, option B the particles are not very attracted to each other, option C the particles are close together like a liquid, option D the particles of a gas are further apart than a particles of a liquid and solid। तो पहली चीज़ भाई साहब देखो, जो सॉलिड होता है, ठीक है, ये मैं सॉलिड बनाता हूँ, ठीक है, सॉलिड, ठीक, ये सॉलिड है। सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, जिनकी वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई, ठीक है। और यहीं पे अगर तुम लिक्विड लेते हो, ठीक है, लिक्विड, तो लिक्विड में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं लेकिन मीडियम, है ना, हाई नहीं होते हैं, लेकिन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ गैसेस की बात करते हैं हम, गैसेस, ठीक है, यहाँ पे गैसेस, तो गैस में क्या होता है कि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोई भी नहीं होती है, ठीक है। तो पहला कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो अट्रैक्टेड नहीं हो सकते, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, जहाँ दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। सपोज करो कि तुमने 1 लीटर गैस एनवायरनमेंट में छोड़ दी, तो वहाँ क्या वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को? नहीं करेंगे, सिंपल। तो पहला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी। एंड द ऑप्शन बी इज द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, या वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर हुई भी तो बहुत कम होंगे, है ना। ऑप्शन बी माइट बी ट्रू, ठीक है, हो सकता है कि वो ट्रू हो। ऑप्शन सी द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर लाइक अ लिक्विड, लिक्विड की तरह क्लोज होते हैं? नहीं होते भाई साहब, लिक्विड से भी दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ऑप्शन सी फिर से गलत, एलिमिनेशन, 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं हमारे। ऑप्शन डी द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर फर्दर अपार्ट देन द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड और सॉलिड, या इट्स ट्रू, गैस के पार्टिकल्स लिक्विड और सॉलिड से दूर दूर होते हैं, अपार्ट देन द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो अब आए हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस। बोर्ड के क्वेश्चंस, व्हाई डज अ बबल
फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम या ऑन द टॉप ऑफ द बॉटल सॉरी BOTTLE बॉटल है ना, बॉटल प्लेस्ड इन हॉट वाटर। देखो ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हॉट वाटर, ठीक है, यह है हॉट वाटर। तो बोला है कि जो हॉट वाटर में यहाँ पे तुमने एक बोतल डाली, ठीक है, यहाँ पे तुमने बोतल डाली और इस बोतल में यहाँ तक पानी भरा हुआ था, ठीक है। तो जब ये गर्म होगी तब इसमें बबल्स क्यों फॉर्म होंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाई डज अ बबल श्रिंक व्हेन अ बॉटल प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर। जब उसी बोतल को तुम फ्रीज में रख दो, ठीक है, ये एक बोतल है, ठीक है, बोतल थोड़ा बद्दा है, ठीक है, ये एक बोतल है, इसमें सपोज यहाँ तक तुम्हारा कोक भरा हुआ है ना, कोका कोला, इसका तुम ढक्कन ढीला करो, है ना, थोड़ा सा लिटिल जो आवाज़ आती है ना, उसके बाद जब इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे उसके बाद तुम इसे फ्रीज़ कर दो। तो क्या होगा कि जो बबल्स हैं कुछ टाइम बाद तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे, है ना। जब ठंडी उसमें से कोक में से जब तुम निकालोगे अपने लिए ड्रिंक तो यहाँ पे साइड में अंदर की तरफ छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं ना। तो क्वेश्चन यही है कि जब पानी गर्म होता है तब बबल्स यहाँ पे होते हैं ना, तब बबल्स यहाँ पे थे, ऊपर थे, लेकिन जब पानी ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा, तो ये नीचे क्यों आ गए, डूब क्यों गए ये पानी में। क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो देखो जब मॉलिक्यूल के अंदर जब हवा के मॉलिक्यूल्स किसी भी बबल को फॉर्म करते हैं, ठीक है, व्हेन बबल फॉर्म, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो मतलब वहाँ पे वाटर होना चाहिए और वाटर में हल्का सा तुम एयर को अंदर पुश कर दो, ठीक है। जब अंदर तुम पुश करोगे एयर को तो वहाँ पे क्या होगा, सपोज देखो ये कंटेनर, ठीक, यहाँ से तुमने एक ऐसे कोई पंप लिया, ठीक है, और तुमने यहाँ से इसे प्रेस किया, इसमें थी एयर, यहाँ से वो निकली, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे बबल बन के निकलेंगे, ठीक है। तो जब तुम एयर को वाटर में या किसी लिक्विड में पुश करते हो तब वहाँ पे एयर बबल्स बनते हैं, ठीक है, सिंपल, इतना क्लियर। तो जब बबल बनते हैं या तुम बोलो कि जब गर्म पानी में बबल बनते हैं तो वहाँ पे जो पानी गर्म है ना, ये पानी गर्म, ये वाला भी उसकी वजह से गर्म हो रहा है, ठीक है। हॉट वाटर का क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज है तो क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक, दो चीज़ क्लियर, ठीक। अभी ये इंक्रीज हुआ तो क्या, जो बबल है वो पहले सपोज कर लो कि नीचे था, ठीक है, अभी काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे ये दो बबल्स, ठीक, ये दो है ना, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, अभी ये हीट अप हो रहे हैं, सब के सब हीट अप। तो कुछ टाइम बाद ये जो भी मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे वाटर के, वो क्या यहाँ पे इन दोनों पे कोलिजन करेंगे, जिससे क्या होगा कि इन दोनों का जो मोशन है, जो यहाँ पे ये स्टेबल थे, अभी ये मूव कर सकते हैं, ठीक है, और मूव कर सकते हैं तो ये दोनों ऐसे घूमते और ऊपर आ जाएंगे एक टाइम पे, ठीक है। तो मतलब कैसे आएंगे ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है ना। अभी इसकी थ्योरी, ठीक, थ्योरी में पहले लिख लूँ, चलो ठीक है लिखता हूँ मैं। द मॉलिक्यूल ऑफ एयर inside hot water bottle move faster and push the inside। हैंड राइटिंग गंदा आ रहा है थोड़ा, ठीक है, आराम से लिख, ठीक। तो मैंने इसे लिख लिया है, क्या लिखा है, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर इनसाइड हॉट वाटर बॉटल मूव फास्टर एंड पुश द इनसाइड ऑफ द बबल फिल्म harder than they did before. When we push from the air inside the bubble is stronger than the push from the air outer side of the bubble, a bubble form, ठीक है। इसकी वजह से बबल हॉट वाटर में टॉप पे फॉर्म होगा, ठीक है। एंड द वाई डज बबल श्रिंक, ठीक है। तो जो इसमें हुआ वो इसका उल्टा होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा थी, यहाँ पे क्या होगा, कम होगी, है ना। जब ठंडा होगा पानी या जो तुम्हारा लिक्विड है तो वहाँ पे क्या होगा कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बबल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की स्पीड कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से बबल्स थे
जब वो ऊपर थे अब वो नीचे आ सकते हैं और वो आ जाते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ एयर इनसाइड द बॉटल मूव्स लोअर एंड डोंट पुश इनसाइड द बबल फिल्म देन दे डिड बिफोर व्हेन वी पुश फ्रॉम द एयर आउटर साइड ऑफ द बबल इज स्ट्रॉन्गर एंड पुश डाउन, वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है, एंड पुश डाउन। एंड द क्वेश्चन नंबर 3, इज गैस मैटर? हाउ डू यू नो या हाउ डू यू से, क्या गैस एक मैटर है? अगर है तो इसे तुम कैसे कह सकते हो गैस एक मैटर है? क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, इसे तुम खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। पहले आंसर इज यस, गैस इज मैटर। हाउ डू यू से? देखो, गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये सारे के सारे में एक कॉमन चीज़ होती है जो कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो भी हैं ये सॉलिड के लिए भी होते हैं, लिक्विड के लिए भी होते हैं और गैस के लिए भी होते हैं। अगर गैस के पास कोई फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मैटर नहीं है। हाउ डू यू से? बिकॉज ऑफ द गैस follows these laws, क्योंकि गैस कुछ लॉज को या इन लॉज को फॉलो करती है। पहला, काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स किसी भी मैटर के हो सकते हैं, मोल्स, ठीक है। गैस में भी मोल्स होते हैं, ठीक है। मोल्स वाले लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो वाला है ना। ऑप्शन 1 2 तुम कर लेना, 1 2 और बताता हूँ तुम्हें। तो तीसरा हो सकता है क्या? आइडियल गैस, सॉरी ये तो गैस इक्वेशन है ना। तो तुम बाहर से देखो, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या नहीं है, तो ये 3 इज द सफिशिएंट फॉर यू एंड बाकी के तुम सोच सकते हो, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो गैस एक मैटर है क्योंकि गैस फॉलो करती है इन चीज़ों को, ठीक है। लॉज की जगह तुम कर सकते हो दीज प्रिंसिपल या थिंग्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स, मोल्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा है इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चंस, ठीक। तो पहला क्वेश्चन बोलता है एट 400 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस इज एक्स, ठीक है। जहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट जो उस गैस का है वो है 40, इज इक्वल टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ अ गैस वाई। पहली एक गैस थी जो एक्स थी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट था 40, ठीक है, और टेम्परेचर था 400 केल्विन, ठीक है। तो उसका रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड है वो हमें बताया है किसके इक्वल है, वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस वाई। एक वाई गैस है जिसका टेम्परेचर 60 केल्विन है और उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें बताना है कब, जब उन दोनों की स्पीड सेम हो, है ना। अगर इन दोनों की स्पीड सेम है तो कौन कौन सी चीज़ों को ये मानेंगे, है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसने, वो पूछा है कि हमें बताना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2 वाले का, मतलब वाई वाले का, है ना, जो वाई वाला गैस है। तो इसने दिया क्या है कि जो वेलोसिटी है या स्पीड है किसकी, रूट मीन स्क्वायर की, वो इक्वल है वाई वाले का, वाई वाली जो गैस है उसकी वेलोसिटी कौन सी वाली, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, मोस्ट प्रोबेबल। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों इक्वल दी हुई हैं, कितना, टेम्परेचर इतना और इतने पे, ठीक है। गैस का, पहली वाली गैस का मॉलिक्यूलर वेट इतना है, दूसरी का बताना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे निकालता हूँ, फिर इसे निकालता हूँ, इससे फिर उसको निकालूंगा, ठीक।
तो VRMS वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू 3RT बाय m। m क्या है यहाँ पे? मॉलिकुलर वेट, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, इसका क्या होगा? अंडर रूट 2RT डिवाइडेड बाय m। m क्या है? फिर से मोलर मास, जो कि हमें निकालना है, ये वाला मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। अभी इन दोनों इक्वेशन को इक्वल्स टू में अगर रखते हैं 3RT, RT ये टेम्परेचर किस वाले का? x वाले का, ठीक है, और मॉलिकुलर वेट x वाले का इक्वल्स टू अंडर रूट 2RTY एंड my, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम इससे कैलकुलेट करोगे my वाले को, मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ y गैस है ना, तो यहाँ से तुम कैलकुलेट करोगे, करते हैं 2 × 60 × 40 डिवाइडेड बाय 3 × 400। 40 मॉलिकुलर वेट ये वाला है ना, ये उधर जाएगा, रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं हम, ठीक है, पहले ही। तो 2 × 60 टेम्परेचर ये वाला ये हो गया है ना, और ये R से R कैंसिल, ठीक, R से R कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा? 3 डिवाइडेड बाय 400 पहले वाले का टेम्परेचर, ठीक। तो ये जाएगा अपन में है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ से my का ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करो, पूरा प्योर मैथमेटिक्स, जो आंसर आएगा वो आएगा 7। तो यहाँ से जो मॉलिकुलर वेट आया y गैस का वो है 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू एन एवाक्वेटेड वेसल विद मूवेबल पिस्टन अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, 0.1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड, ठीक है, वेपर प्रेशर 0.68 atm एट 0 डिग्री C आर इंट्रोड्यूस कंसिडरिंग द आइडियल गैस बिहेवियर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज एट 0 डिग्री C इज क्लोज टू, मतलब क्लोजर वैल्यू बतानी है, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है किसकी? जब हमें एक मूवेबल पिस्टन वाला वेसल दिया गया है जिसमें प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर हम एग्जर्ट कर रहे हैं 1 atm, 0.1 मोल ऑफ हीलियम गैस प्रेजेंट है उसमें, 1 मोल अननोन कंपाउंड्स है, और अननोन कंपाउंड्स में वेपर प्रेशर है 0.68 atm और 0 डिग्री C पे। तो हमें 0 डिग्री C पे अब बताना है कि किसके बराबर उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पहला तो प्रेशर ऑफ हीलियम कितना है? 1 माइनस 0.68, ठीक है, जो कि आएगा 0.32 atm के, और मोल्स कितने? n इक्वल्स टू 0.1 मोल है ना, ये है। देखो हमने प्रेशर निकाल लिया, टोटल प्रेशर 1 atm, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ atm इतना, ठीक है, और इसमें से 1 मोल अनदर कंपाउंड्स हैं जिनका जो प्रेशर है वो है 0.68 atm, ठीक है। ये प्रेशर दे दिया इस वाली गैसेस का, ठीक है। तो अब हम हीलियम का निकाल सकते हैं, और मैंने हीलियम का प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट कर दिया 0.32 atm है ना, नंबर ऑफ मोल्स 0.1, सिंपल, इतना क्लियर। तो यहाँ से अब क्या हम V निकाल सकते हैं? PV इक्वल्स टू NRT से, V इक्वल्स टू NRT बाई P। तो यहाँ से आप तुम कैलकुलेट करोगे 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 273 मतलब टेम्परेचर जो है 273 0 डिग्री सेल्सियस है ना, डिवाइडेड बाय P कितना है? 0.32, ठीक। अभी यहाँ से जो कैलकुलेट होकर आएगा हमारा, उसका वैल्यू मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 7, ठीक है, 7, ठीक। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ NH3 एट 30 डिग्री C एंड 5 atm प्रेशर। तो हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है NH3 गैस की 30 डिग्री सेल्सियस और 5 atm प्रेशर पे, ठीक है। तो देखो यहाँ से डेंसिटी अगर हम निकालें, डेंसिटी निकालने के लिए मैं लगाऊंगा PV इक्वल्स टू NRT। अब सोचोगे तुम कैसे? पहले बता दिया मैंने प्रीवियस वीडियोस में, अभी भी बताता हूँ। देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। तो अभी और जो वो है डेंसिटी बोलती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को मैं क्या यहाँ पे ला सकता हूँ, मतलब P इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय V इंटू मोलर मास RT। क्या ये हो सकता है ना, हो सकता है। और ये क्या हो गया अपना, यहाँ पे N ना हो गया, यहाँ पे हो गया मास, है ना। तो ये क्या हो गया? डेंसिटी, ठीक है, इतना डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो P इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय मोलर मास। और यहाँ से डेंसिटी जो आएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू P इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय RT, यही आएगा। अभी यहाँ से तुम ऐसे करते हैं हम, है ना, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 5 atm प्रेशर है,
और NH3 गैस है। NH3 का मोलर मास निकालते हैं पहले, ठीक है। NH3 का मोलर मास अगर तुम कैलकुलेट करोगे जो कि आएगा 17, ठीक है। 17 कैसे, हाइड्रोजन के 3, ठीक है, और नाइट्रोजन का 14, 14 + 3 17, 17 इंटू 5 ATM प्रेशर P, ठीक है, RT 0.0821 इंटू T 30 डिग्री C को केल्विन में चेंज कर लेते हैं 303 केल्विन। अभी जो आएगा इससे वैल्यू आएगी 3.42 ग्राम पर लीटर, ये इसकी डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3.42 ग्राम पर लीटर, है ना, डेंसिटी, ठीक है। हाँ, और ये जो वैल्यू है, सॉरी ये जो 7 नहीं है यहाँ पे, है ना, ये 7 नहीं है, ये है 4, है ना। इसे कैलकुलेटर से करना, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक थी इसमें, इसकी वैल्यू है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, 4th क्वेश्चन, 3.7 ऑफ अ गैस at 25 डिग्री सेल्सियस occupied the same volume as 0.18 gram of hydrogen at 17 डिग्री सेल्सियस and at the same pressure what is the molecular weight of the gas। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ अनदर पेपर, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को हम राइट डाउन करेंगे। पहली चीज़ हमसे पूछा है उसने मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस, तो मॉलिकुलर वेट mm निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, ये यूज़ करेंगे पहली चीज़ तो जो हमारे दिमाग में आती है कि हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी क्या क्या दिया हुआ है, 3.7 ग्राम ऑफ अ गैस, एक गैस है 3.7 ग्राम जिसका मास है, ठीक है, मास, टेम्परेचर जो है वो है 25 डिग्री C, ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम, वो ऑक्यूपाई कर दिया कितना वॉल्यूम, जितना कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी, जितना कि 0.18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इतना हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन गैस का इतना मास टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस पे जितना ये वॉल्यूम कवर करेगी उतना ये वॉल्यूम कवर करेगी। तो हमें उस गैस का मोलर मास बताना है, ये दोनों एक ही प्रेशर पे हैं या कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि द मास ऑफ गैस इक्वल्स टू 3.7 ग्राम, ठीक, मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 0.184 ग्राम, यही है वैल्यू, है ना। अभी फिर टेम्परेचर पहले वाले का, है ना, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, ठीक है, चेंज कर लिया हमने। टेम्परेचर 2 की वैल्यू है 273 केल्विन, सॉरी 273 + 17 जो कि आई है हमारी 290 केल्विन, है ना, 290 केल्विन। तो यहाँ से अब तुम निकालो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए हम करेंगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो कि होंगे हमारे कितना 0.184 डिवाइडेड बाय 2 जो कि इक्वल होंगे 0.092 के, है ना, 0.092। अभी इतने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन गैस में है, ठीक है। तो अभी मोल्स निकालेंगे हम गैस वाले का, है ना, ये गैस जो थी इसके मोल्स, ठीक है। तो इसके मोल्स N2 इसको मैं बोलता हूँ, इसके मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो मास की वैल्यू है 3.7, मोलर मास हमें पता नहीं, ठीक है, और ना ही हमें मोल्स पता है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हम लगाएंगे यहाँ पे PV = nRT। तो पहले हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जब हम जो वैल्यूज़ लिखते हैं PV = nRT की, यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, दूसरी वाली गैस के, ठीक है। वहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे मोल्स की और फिर मोल्स से मोलर मास, ठीक है, सिंपल। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो V है वो है nRT डिवाइडेड बाय P, P दोनों का कांस्टेंट है, ठीक है। ये पहली गैस हाइड्रोजन, यहाँ पे गैस G, ठीक है, यहाँ पे PV = nRT, ठीक है। तो यहाँ से जो V की वैल्यू है वो है nRT/P और ये दोनों P जो हैं वो सेम है, ठीक। तो पहली चीज़ ख़त्म हो गई। तो यहाँ से तुम लिखोगे, या अगर तुम P को भी रख देते हो तो लिखोगे तुम P1 P2 करके, अगर तुम इसको करते हो तो वो करोगे तुम P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 V2 इक्वल्स टू N1 RT1 डिवाइडेड बाय N2 RT2 और R से R गया, ठीक है। और यहाँ से तुम क्या करोगे N × T1 R × T2 इक्वल्स टू, यहाँ से P1 P2 जो है वो इक्वल थे, वो हमने कैलकुलेट वो कर दिए, जो ये है वॉल्यूम V1 और V2 दोनों इक्वल थे, तो ये आ जाएगा 1 के। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 = N1 T1 डिवाइडेड बाय N2 T2, ठीक। तो अब यहाँ से हमें सिर्फ N2 की वैल्यू पता चल जाएगी, कितना सिंपल हो गया, है ना। तो अभी यहाँ से हम N2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो N1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, N1 की वैल्यू थी 0.092 इंटू टेम्परेचर था 298 केल्विन, है ना।
298 केल्विन, और दूसरा वाला था 290 इंटू n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से तुम जो कैलकुलेट करोगे वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0945। अगेन आई एम यूजिंग कैलकुलेट, यू शुड कैलकुलेट ऑन पेन पेपर, है ना। तो यहाँ से जब मोल्स निकल आएंगे तो तुम फिर से इस वैल्यू को पुट करेंगे 3.7 डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल्स टू 0.0945, है ना, ये वैल्यू 0.0945। ठीक, तो यहाँ से m की वैल्यू तुम कैलकुलेट करना, और जो कि आएगी 39.15, ये m की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि आई 39.15 मोलर मास इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ CO2 गैस एट 273 केल्विन इफ द वैन डर वाल्स फोर्सेस या वैन डर वाल्स कांस्टेंट A इक्वल्स टू 3.592 dm रेज़ टू द पावर 6 atm मोल टू इनवर्स। ठीक है, ये उसकी यूनिट्स थी। ठीक है, यूनिट्स थी। अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, मतलब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था CO2 ने, उसको इसने नेग्लिजिबल कर दिया। ठीक, मैं फिर से यूज़ करूँगा एक पेपर का। ठीक है, तो देखो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं रियल गैस वाली, तो वो होती है P प्लस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। ठीक है, ये वैन डर वाल इक्वेशन बोलो या तुम रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है कि हमें वॉल्यूम बताना है, सॉरी हमें क्या बताना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द CO2। ठीक है, ठीक, तो हमें प्रेशर बताना, मतलब ये P हमारे पास A की वैल्यू है, V नेग्लिजिबल बोल दिया उसने, तो हमें पहले V कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद ये सब करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है P की, A दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो B है ये हमें बोल दिया कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द CO2 मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, ये वाला B जो है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो करनी है P इक्वल्स टू RT बाई V माइनस A बाई V स्क्वायर इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ से P की। ठीक है, तो R की वैल्यू हमें पता है दी हुई है 0.082। ठीक, टेम्परेचर 273 केल्विन दिया हुआ है क्वेश्चन में। A की वैल्यू 3.592। ठीक है, जो यूनिट है उसकी वो दी हुई है, और जो V है वो हम यूज़ करेंगे 22.4 लीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 1 atm प्रेशर, अगर हम इसे मान के करते हैं इसे, तो यहाँ से अब P की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, और इसकी इन वैल्यूज़ को जैसे हम पुट करते हैं 0.082 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 22.4 माइनस 3.592 डिवाइडेड बाय 22.4 द स्क्वायर, जो कि आएगा वैल्यू हमारा ATM। ये हमारा प्रेशर आ गया। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। अगर तुम्हें वो इक्वेशन यूज़ करनी आती है तो तुम कर सकते हो इजीली। अगले क्वेश्चन से हमारे असर्शन एंड रीजन के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोलते हैं द वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट A। वैन डर वाल्स कांस्टेंट जो A है ये वाला, मतलब इसमें ये क्वेश्चन में ये वाला, ठीक है, इज़ लार्जर फॉर अमोनिया देन फॉर नाइट्रोजन। ये बोल रहा है कि कांस्टेंट जो है वैन डर वाल्स कांस्टेंट जो है A, उसकी वैल्यू अमोनिया के लिए ज़्यादा होती है, अमोनिया के लिए ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन के लिए कम होती है। ठीक है, इसका रीज़न उसने दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रेजेंट इन अमोनिया। ठीक है, रीज़न जो है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है अमोनिया में। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन है, पहला है बोथ करेक्ट एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A, मतलब रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ये तुम्हें पता ही है चार ऑप्शन कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम देखो तो जो वैन डर वाल कांस्टेंट है, वैन डर वाल है ना, वैन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट होता है इसकी एक वो होती है कि ये जो टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस को, जो तुम्हारे फिगर में जितने भी टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, उन सभी को कंसीडर करते हैं। तो पहला चीज़ अमोनिया के लिए ज़्यादा रहेगा, नाइट्रोजन के लिए कम रहेगा। ठीक, दूसरा चीज़ जो रीज़न है अमोनिया में क्या रहे, किस लिए रहेगा कि अमोनिया जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म करती है अलग से, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सपोज यहाँ से तो देखो NH3 का ये एक है ना, और एक मॉलिक्यूल यहाँ से कोई NH3 का था। ठीक है,
H और H, ठीक है। तो ये H और ये N वाला ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, ठीक है, ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये और एक अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती है फिगर में, या मतलब ठीक है जो तुम बोलोगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो रीज़न है वो भी करेक्ट है, असर्शन है वो भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बोथ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक, तो अभी कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज अ प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एंड द फ्रीक्वेंसी रीजन and the frequency of a collision and their impact both increases in proportion to the square root of temperature। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे होंगी, है ना, टेम्परेचर और किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स टेम्परेचर वगैरह। तो जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा वहीं पे टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, या प्रोपोर्शनल में या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक है, जिसमें भी आएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। PV इक्वल्स टू nRT, ये इक्वेशन भी, ठीक है। तो अगर तुम बात करो रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, RMS की बात करोगे, RMS वो होगा √3RT/m मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, √T के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, है ना, T टाइम, है ना, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी पता चल गया हमें, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं ना, मतलब टेम्परेचर, ठीक। तो अभी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑफ कॉलिजन प्रेशर एंड द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अगर कॉलिजन से प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है थ्रू द कॉलिजन, ठीक है, प्रेशर, तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए, मतलब ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों सही भी हैं। और पहला क्या है कि आइडियल गैस के उससे जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में है, ठीक है, पहली चीज़ बहुत सही है ना, जो कि सही है। दूसरी चीज़ कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन एंड देयर इम्पैक्ट्स बोथ इंक्रीजेज प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से हमने ये किया, इससे हमें क्या पता चला कि जो ये होता है RMS URMS, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शन होता है √T के, है ना। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि दोनों के दोनों जो हैं असर्शन एंड रीजन इज अ ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। अब आते हैं हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेईई मेंस, ठीक है। एक पेपर में एक्स्ट्रा रखता हूँ, इसके नीचे लगाते हैं हम, पेपर ख़त्म, ठीक है। तो अब फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर in terms of its pressure P, the gas constant R and temperature is। तो पहली चीज कि आइडियल गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय V इन टर्म्स प्रेशर अगर आगे तो ये आएगा, है ना, R/T, ठीक है, यही आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये किस्सा है, मतलब N/V इक्वल्स टू P/RT, ये आ जाएगा ना। यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट इसे करोगे तो ये जो है RT इधर आ जाएगा P के नीचे, ठीक है। तो ये क्या कहीं पे है क्या ऑप्शन में, P/RT, इसके इक्वल में P/, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। बहुत सही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 2, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस proves only Boyle's law, only Charles law, only Avogadro's law, या all of these। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सभी लॉज को प्रूव करती है, सभी ये जो वो हैं Avogadro, Boyle's, चार्ल्स, इन सभी को प्रूव करती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ रियल गैस एट हाई प्रेशर इज, क्वेश्चन है कि हाई प्रेशर पे तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताना है हमें रियल गैस एट हाई प्रेशर, ठीक है, रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हाई गैस पे। तो मैंने तुम्हें बताया होगा कि इसका जो होता है वो होता है कि Z इक्वल्स टू 1 + PB/RT, जब Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो एट
हाई प्रेशर, तो ये कहाँ पे है, ये वाला, ये है ऑप्शन सी। 1 से ज़्यादा होगी वैल्यू तो होती है रियल गैस, है ना, रियल गैस, सॉरी हाँ 1 से ज़्यादा। और अगर 1 है टोटल तो आइडियल गैस, ठीक है। अगर Z की वैल्यू 1 है तो आइडियल गैस फॉलो करते हैं, ठीक है। और अगर 1 से ज़्यादा है तो रियल गैस, ठीक। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये है इसकी, हाई प्रेशर पे 1 से ज़्यादा और लो प्रेशर पे 1 से कम, लेकिन 1 पे आइडियल गैस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट R इज़, कांस्टेंट R की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें दी गए हैं कुछ मापक, सॉरी जो बोलते हैं इसको यूनिट्स, है ना, और उनके वैल्यूज़, ठीक। तो अभी तुम देखो, पहली वैल्यू है 0.082 लीटर ATM, दूसरी है 0.987 केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगली है 8.3 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कैलोरी है, ठीक है, यहाँ पे अर्ग में है 83 अर्ग, ठीक। यहाँ पे लीटर ATM में है, जो कि लीटर ATM में इतनी वैल्यू नहीं होती है इसकी। परफेक्ट वैल्यू जो है वो मतलब सी वाली है, ठीक है। अगर अर्ग की मैं बात करूँ तो अर्ग में होती है 8.3 इंटू 10⁻7 अर्ग, है ना, अर्ग वाली, ठीक। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक, ठीक है। और अगर तुम लीटर ATM की बात करोगे, लीटर पर ATM की, तो वह होता है 0.0821 लीटर KTM, सॉरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, KTM। और जो ये है कैलोरी पर मोल पर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1.987, इतनी नहीं होती है ना, ठीक है। ये वैल्यू होगी तभी ये होगा, कैसे होगा ये, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू होती है। और जूल को जब तुम कन्वर्ट करोगे कैलोरी में तो इतना आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इस सीरीज़ का, इस चैप्टर का, वो है अकॉर्डिंग टू द KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इन एन आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, दो लगातार कॉलिजन होने में गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं, एक वेव पाथ में, स्ट्रेट लाइन में, या एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में, या सर्कुलर पाथ में। किस पाथ में वो मूव करेंगे हमें ये बताना है, ठीक है। तो भाई मेरे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग आइडियल गैस जो है उसमें दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में, वहाँ पे हम मानते हैं कि पूरा इलास्टिक होता है, ठीक है। कॉलिजन्स जो होते हैं इलास्टिक इन नेचर होते हैं। तो देखो सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, और ये वाला इधर आ रहा था, ठीक है, इसी तरफ, ठीक है, या ये इधर जा रहा था, ठीक। तो जब ये कॉलिजन होगा तो ये जो है इधर और ये इधर स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे, ठीक है, कॉलिजन होने के बाद, ना ही एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वीडियो सीरीज़ होती है यहीं पर बंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।